Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने बात की थी कि कैसे क्या हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है, क्या हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है, क्या हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता कैसे है, किस तरीके से हम लोग ऑपरेट, क्योंकि तीनों के अपने अपने परफॉर्म है। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक साथ बनता है, उसके बारे में आगे चल के हम लोग बात भी करेंगे, बट अभी हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर किया जाए और किस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता कैसे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये बताया भी था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको रिकॉर्ड करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है किस चीज को, change in current assets and current liability। इसको रिकॉर्ड करता है कौन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी आती है, उन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले डायरेक्टली परफॉर्मे पे आते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता कैसे है, जरा उसके बारे में बात करें। ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। आज हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। ओके, यहां पे हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी बात करते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितना भी होगा, ये दोनों कॉलम हमारे पास रुपीस के होते हैं, यहाँ पे डिटेल करते हैं और फाइनल अमाउंट हमारी इधर रिकॉर्ड होती है। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम लोग बात भी करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कैसे होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या आप बोल सकते हो नॉन कैश आइटम्स, कुछ भी बोल दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन कैश ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश में नहीं होते हैं, जैसे कि क्या, डेप्रिसिएशन, जो कैश में नहीं होता है। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास चीजें आती हैं, जैसे कि क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। आता है हमारे पास एक तो डेप्रिसिएशन ही आता है, डेप्रिसिएशन ये हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, नॉन कैश आइटम होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स की जगह नॉन कैश एक्सपेंसेस समझिएगा, है ना। दूसरा आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हुए जो हमें लॉस होता है, ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कहीं पे कोई गुडविल है वो डिक्रीज हो रही है, या हम उसको बोले कि रिटर्न ऑफ होता है। डिक्रीज होना या रिटर्न ऑफ होना या अमोर्टाइज होना, ये तीनों ही चीजें हम लोग बोल सकते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिख सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं, या डिक्रीज इन गुडविल लिख सकते हैं। तीनों ही सही है, वो तीनों ही केस में आएगा। और ये ध्यान रखना, यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां गुडविल सिर्फ तब आएगा जब डिक्रीज हो रहा होगा। सिर्फ गुडविल डिक्रीज होने के ही केस में आएगा। तो अगर गुडविल इंक्रीज हो रहा होगा तो इफ गुडविल इज इंक्रीजिंग तो ये कहां रिकॉर्ड होता है? अगर गुडविल बढ़ रहा है तो रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि तब हम इसको एक फिक्स एसेट के तौर पे, एक नॉन करंट एसेट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो अगर गुडविल हमारा घट रहा है तो ही वो यहां पे रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, अगर गुडविल को हम बढ़ा रहे होंगे तो गुडविल बढ़ने के केस में हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है। ओके, उसके अलावा और कौन से आइटम्स हैं जो यहां पे आ सकती है? इसके अलावा हमारे पास यहां पे आ सकता है कि कोई किसी भी तरीके का आपने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई लोन वगैरह आपने अगर दिया है, वो सारी चीजें जो है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम्स के अंदर हम लोग मान सकते हैं कि इसमें रिकॉर्ड होता है। इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके बाद कुछ चीजें माइनस करनी होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, माइनस भी होती है। माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या जिसको हम बोल सकते हैं नॉन कैश इनकम। ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है या जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन कैश है, वो सब जो है वो हमारे पास किस में रिकॉर्ड होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या आता है? इसमें आ सकता है हमारे पास प्रॉफिट, तो पहले इस परफॉर्मे को ड्रॉ करें। इसमें क्या आ सकता है? इसमें आता है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट बिका, उसकी सेल में जो प्रॉफिट होता है एक वो आ जाएगा। दूसरा क्या आ सकता है हमारे पास? कोई भी फिक्स्ड एसेट से मिलने वाली इनकम। हमें फिक्स्ड एसेट से मिला, रेंट मिला, ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट से हमें रेंट मिला, ठीक है। हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन किस पे? आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट के। अगर ये मिल रहा है तो आपके लिए वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर दे रहे होते तो आप उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर रहे होते, ठीक है। और कोई भी इनकम रिसीव फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, कुछ भी, कोई भी और इनकम है, इनकम रिसीव फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड एसेट से मिलने वाली कोई भी इनकम होगी तो वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम में रिकॉर्ड होता है। ये सबको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, कि हमने स्टार्टिंग किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट होता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। दूसरा, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम, इनको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब अगर कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सपेंसेस ऐड क्यों हो रहा है या इनकम माइनस क्यों हो रहा है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यानी ओनली द कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ओके, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस को, हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने का क्या है, हमें मतलब इससे है पैसा कितना आया और पैसा कितना गया। टेक्निकली पैसा सिर्फ कैश से। अब जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है नेट प्रॉफिट, है ना, तो जो नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं वो हमेशा निकलता है नेट प्रॉफिट किसके बाद का? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट किसके बाद का होता है? इंटरेस्ट ऑन टैक्स के लगने के बाद होता है। उसमें कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो कैश से रिलेटेड नहीं होते, बट स्टिल हम लोग उन एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे होते हैं, स्टिल हम लोग उन एक्सपेंसेस इनकम को ऐड कर रहे होते हैं। तो वो उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, नलिफाई करने के लिए हम लोग जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं, सो दैट कि वो जो माइनस हुए हैं ऑलरेडी, एक्चुअल में इनको ना तो माइनस होना चाहिए था ना प्लस, पर क्योंकि ये नेट प्रॉफिट निकालते हुए ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, तो इनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इनके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए क्या कर रहे हो? आप उनको ऐड कर रहे हो, सो दैट कि आप वापस से उसी पॉइंट पे आ जाओ। आप इनकम को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इनकम ऑलरेडी प्लस हो चुकी है जब आपने नेट प्रॉफिट ऊपर निकाला होगा। यहां तक सबको क्लियर होगा? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और आइटम्स भी आती हैं, ये हमारे पास आया। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या आता है, ठीक है, कि उसकी वजह से क्या चेंज आता है। यहां पे थोड़ा सा और डिस्कशन करें। यहां पे कुछ चीजों को प्लस करना होता है ना भाई। देखो, करंट एसेट, मैंने कहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के चेंज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो चेंज इन करंट एसेट क्या हो सकता है? चेंज इन करंट एसेट क्या हो सकता है? या तो करंट एसेट बढ़ रहा होगा, या तो करंट एसेट बढ़ रहा होगा, या तो करंट एसेट क्या घट रहा होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। या तो हमारा करंट एसेट बढ़ रहा होगा, या तो हमारा करंट एसेट घट रहा होगा। चेंज यही तो होता है। ऐसे करंट लायबिलिटीज में भी होता है, या तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास बढ़ रही होंगी, इंक्रीज हो रही होंगी, और या तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास डिक्रीज हो रही होंगी। या तो करंट लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी, या तो करंट लायबिलिटीज क्या हो रही होंगी? घट रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी। सिंपल सी चीज है कि नहीं? तो यहां पे हम लोग इनको ऐड करेंगे, हमने चेंज को रिकॉर्ड करना है। कौन से चेंज ऐड होंगे? ऐड यानी ऐड हम उनको करते हैं जो इनफ्लो हो रहे होंगे, है ना। ऐड यानी जिनकी वजह से कैश में इनफ्लो हो रहा है, और माइनस उनको करोगे जिनकी वजह से कैश में आउटफ्लो हो रहा है। ओके, अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे हम लोग करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इसको प्लस करते हैं, या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इनको प्लस करते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों की वजह से
आपके करंट एसेट के घटने की वजह से आपका कैश इनफ्लो होता है और आपके करंट लायबिलिटीज के बढ़ने की वजह से भी आपका कैश का इनफ्लो होता है। एग्जांपल ले लेते। जैसे हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक, ओके, स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है, पहले मेरे पास स्टॉक 1 लाख रुपए का था, बाद में वो स्टॉक 1,20,000 रुपए का हो गया। इसका मतलब है आपने स्टॉक क्या किया होगा, खरीदा होगा, परचेज किया होगा। अब आपने स्टॉक परचेज किया होगा तो पैसा तो दिया ही होगा ना, पैसा तो आपने दिया ही होगा। तो हमारा ये जो स्टॉक बढ़ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये क्या है, आउटफ्लो। अब यही स्टॉक पहले 1 लाख रुपए का था, पर अब वो स्टॉक 70,000 रुपीज का हो जाए, इसका मतलब है कि भाई आपका स्टॉक क्या हुआ है, सेल हुआ है, बिका है। अब स्टॉक बिका है तो पैसा मिला है, तो क्या है, इनफ्लो है। यानी जब भी स्टॉक घट रहा है, स्टॉक का डिक्रीज यानी करंट एसेट का डिक्रीज होना, वो हमारे लिए क्या होता है, इनफ्लो होता है। उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज का बढ़ना, भाई आपके पास पहले कोई बिल्स पेबल थे जो 10,000 के थे, बाद में वो बिल्स पेबल 20,000 के हो गए, यानी बढ़ा ना, इसका मतलब है पैसा उतना आया होगा, उधार में खरीदा या जो भी है उतना पैसा आपके पास आया। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज का बढ़ना वो क्या होता है, करंट एसेट का घटना, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों ही आपके लिए क्या होती है, इनफ्लो होती है। और ठीक इनका उल्टा करें तो आउटफ्लो क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों ही आपके लिए क्या होती हैं, आउटफ्लो होती है। ये दोनों ही क्या होंगी, आपके लिए आउटफ्लो होंगी, इसलिए इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, क्या बात की हमने, मैंने कहा इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्या है, आउटफ्लो है। ये क्या है आपके लिए, आउटफ्लो, इसलिए हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा तेज चल रहा होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा धीरे कर लीजिएगा और कुछ नहीं, या दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक। पर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। ये तेज चलने का पर्पस ये होता है कि थोड़ा वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट कर पाए, है ना। अब यहां पे क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों ऐड कर रहे हैं। इंक्रीज, ये याद रखने वाली चीज है, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और ये तो सबको समझ में आ ही जाएगा ना, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देखेंगे कि अच्छा स्टॉक पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में स्टॉक जो था वो 10,000 का था, अब स्टॉक जो है करंट ईयर में 15,000 का हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है 5,000 रुपीज। इंक्रीज इन करंट एसेट यहां नीचे लिख देंगे स्टॉक, ओके। सिंपल सा कहानी है, वो तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे भी। ये सब करने के बाद हमारे पास यहां पे निकलेगा, जब हम ये सब कर देंगे तो हम यहां पे निकालेंगे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे निकलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी, अब इसको थोड़ा सा समझे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसे निकलेगा कि हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की भी जितनी अमाउंट होगी वो यहां पे ये आया, जो भी होगा इनकम की सारी अमाउंट। अब इनका जो भी इफेक्ट होगा वो बाहर लिख लेना, या तो यहां लिख लेना या तो नीचे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या तो यहां पे लिख लो या नीचे लिख लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, इनका भी आपकी डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो भी अमाउंट इनकी आ रही होगी, इनकी नेट अमाउंट को आप यहां पे बाहर पे रिकॉर्ड कर दोगे, इनकी नेट अमाउंट को बाहर रिकॉर्ड कर देंगे, और इनका जो भी टोटल बन रहा होगा इनफ्लो आउटफ्लो का नेट अमाउंट, अगर अभी वो क्लियर ना हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो उस अमाउंट को हम यहां पे लिखते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, और ये हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। फिर इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी आपने टैक्स दिया है, जो भी आपने इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान जो भी इनकम टैक्स दिया गया है उस इनकम टैक्स को क्या कर लोगे, माइनस कर लेंगे। और इनकम टैक्स माइनस करने के बाद फाइनली जो अमाउंट आपके पास बचेगी, अगर बेटा वो प्लस में बचती है, अगर वो पॉजिटिव अमाउंट बचती है, तो आप इसको बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर वो नेगेटिव बचती है तो उसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन, कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन, अगर फ्लो फ्रॉम कहां पे, फ्लो फ्रॉम तब जब आप इनफ्लो हो रहा होगा,
ये प्लस में आपके पास अमाउंट बच रही होगी तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर माइनस में बच रहा होगा तो लिखोगे कैश यूज। फिर मैं बता दूं, इन अमाउंट का पहले बाहर लिखे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि नहीं जी इन अमाउंट को पहले बाहर नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे ये चीज सही आनी चाहिए, है ना, उससे प्रॉब्लम होती है। जो फालतू की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं कि वो अमाउंट बाहर लिखी हुई है तो गलत है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ओके, तो अभी हम लोगों ने बात किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के परफॉर्मे के बारे में कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या सबसे पहले इसके बारे में अभी बात करनी रह गई, है ना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना। इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बहरहाल अभी इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया थोड़ा सा किस चीज के बारे में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा कैसे बनता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक बार दोबारा नहीं समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, रोक के देखिएगा, और एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि वीडियो को देखते समय ना अपने हाथ में पेन और पेपर कॉपी जरूर रखिएगा, इसको लिख के करिएगा, अदरवाइज कभी समझ में नहीं आने वाला। आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख लीजिए, जब तक बगल की सीट में बैठ के ड्राइविंग नहीं सीखोगे, ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा। यानी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। दूसरे को देखते हुए कि वो पेपर सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वहां से मैं सीख जाऊंगा, ये नहीं होता है, टेक्निकली नहीं होगा। इसलिए इस चीज को समझने के लिए आपको खुद से जरूर इस चीज को कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार वो चीज हमें क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, और फिर सीधा आ जाएंगे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले 3-4 वीडियोस के अंदर कंसेप्ट्स को क्लियर करो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं होते हैं। आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है, समझना है, समझ के चलना है, समझ के चलोगे सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई थिंक आज की क्लास, ये क्लास में सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जाए, प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट में कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, मैं उस चीज में जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।